हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं पॉलिटी की अगली क्लास के बारे में। तो जिन बच्चों ने पॉलिटी की अभी तक एक भी क्लास नहीं ली है, प्लीज़ बच्चे एक बार प्लेलिस्ट में जाकर प्रारंभ से पॉलिटी की क्लास ले सकते हैं। और एक बार जो बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे आर्टिकल 300 का विधिक अधिकार कर दिया गया है और उसके बाद मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई थी। तो हमने पढ़ा था प्रारंभ में कि पहले मौलिक अधिकार जो समानता का अधिकार था वह आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक था। अब हम बात करते हैं दूसरे मौलिक अधिकार की, जिसे बोलते हैं समान स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर हम 22 तक पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में आपने जिन्होंने अब तक मौलिक अधिकार की पिछली क्लास नहीं ली है, वे एक बार पीछे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर मौलिक अधिकारों की पहली क्लास ले सकते हैं। अब यह दूसरी क्लास है और यह क्लास का लेक्चर नंबर 7 है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 19, जिसमें कहा गया है सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सभी व्यक्तियों को 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई है। अब ये 6 प्रकार के अधिकार आपको देखने हैं किस प्रकार है। तो पहले अधिकार की बात करूँ तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार और अपनी अभिव्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा अधिकार शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन बनाने का अधिकार। तीसरा अधिकार संगम संघ बनाने या सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार। चौथा अधिकार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निर्बाध घूमने, बस जाने या निवास करने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में सवार्थ अबाध संचरण करने का अधिकार या कोई भी व्यापार, वृत्ति, कारोबार करने का अधिकार। तो हम बात करते हैं ये 6 प्रकार के अधिकारों के साथ साथ आपको इनकी डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको इस पर बात करते हैं। तो यह प्रत्येक नागरिकों की अभिव्यक्ति जैसे दर्शाने, मत देने, विश्वास, अभियोग लगाने, मौखिक, लिखित, छिपे मामलों पर स्वतंत्रता देता है। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगर राज्य चाहे तो व्यक्ति की वाक एवं बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य की सुरक्षा व सार्वजनिक आदेश व न्यायालय की अवमानना के आधार पर लगाया जा सकता है। यानी कि यह जो अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब राज्य की सुरक्षा का मामला हो या सार्वजनिक आदेश हो या न्यायालय की अवमानना आदि इसका आधार हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता बात करते हैं। तो किसी भी नागरिक को बिना हथियारों के संगठित होने का अधिकार है। सार्वजनिक बैठकों व प्रदर्शन करने का अधिकार है। राज्य संगठित होने पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। पहला, अगर देश की एकता और अखंडता से संबंधित कोई मामला हो या संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण हो, इससे संबंध भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। या धारा 144 के तहत संगठित बैठकों को रोका जा सकता है। धारा 144 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों को गैरकानूनी माना जाता है। अगले अधिकार पर हम बात करते हैं संगम या संघ बनाने का अधिकार। तो सभी नागरिकों को संघ, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार होता है। व इसके अधिकार पर राज्य युक्त प्रतिबंध लगा जा सकता है तथा सेम यही कंडीशन दी गई है कि राज्य चाहे तो इस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर यह मामला देश की एकता व सार्वजनिक आदेश की नैतिक से संबंधित हो तो इस मामले पर भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि श्रम संगठनों को मोल भाव व हड़ताल करने व तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी उच्चतम न्यायालय चाहे तो श्रम संगठन जितने भी हैं उनमें मोल भाव व हड़ताल करने या तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अगले कंडीशन हम बात करते हैं अगले फंडामेंटल राइट्स की, आपके आबाद संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण करने का अधिकार है। परंतु स्वतंत्रता पर प्रतिबंध 2 कारणों से लगाया जा सकता है। आम नागरिकों के हितों के संबंध में या किसी जनजातीय की सुरक्षा के संबंध में।
यानी जनजातियों की सुरक्षा से संबंधित या आम लोगों के हित से संबंधित सरकार चाहे तो इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब संचरण की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा गया है, देखते हैं। पहले आंतरिक, यानी देश में निर्बाध संचरण। बाह्य, देश के बाहर घूमने का भी अधिकार दिया गया है। हम बात करते हैं निवास का अधिकार। तो हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में निवास करने का अधिकार दिया गया है। इसके भी दो भाग हैं, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार या देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। अब हम बात करते हैं, राज्य इस अधिकार को दो आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे किस प्रकार? विशेष रूप से आम लोगों के हित में व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों में, यानी अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में आपको निवास करने से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं व्यवसाय की स्वतंत्रता पर। तो व्यवसाय की स्वतंत्रता हम देखते हैं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय की स्वतंत्रता, पैसा व व्यापार करने की अधिकार दिया गया है। राज्य इस पर भी निम्नलिखित प्रतिबंध लगा सकता है। पहला प्रतिबंध, किसी देश किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेवर व तकनीकी योग्यता की जरूरी ठहराव हो सकता है, या किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। यानी कुछ मामलों में सरकार खुद भी व्यापार वाणिज्य कर सकता है। इस अधिकार में कोई अनैतिक कर्तव्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं व बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक व्यवसाय। इन पर राज्य पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। यानी व्यवसाय के लिए महिलाओं व बच्चों पर दुरुपयोग व उनके खतरनाक व्यवसाय, कारखानों में काम करने पर भी सरकार रोक लगा सकती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। आर्टिकल 20 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल 20 में कहा गया है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यानी भारत का कोर्ट, भारत का संविधान हमें यह भी कंडीशन देता है कि यहाँ भारत के नागरिकों के साथ साथ अपराधियों को भी कुछ स्वतंत्रता दी गई है। अभी अपराधियों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इन पर हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 20 भी अभियुक्ति या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो, विदेशी हो, या कंपनी हो, या परिषद हो, या कानूनी व्यक्ति हो, के विरुद्ध मनमाने और उसके अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि यहाँ अपराधियों को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, चाहे वह भारत का नागरिक हो, चाहे वह विदेशी हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे वो व्यक्ति हो। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। पहली, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति अपराध के लिए, यानी कि इसमें कहा गया है कि जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा, और उस पर ऐसा कोई अपराध, जब उस पर कोई ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई जब तक नहीं की जाएगी। और साथ साथ कहा गया है कि ऐसा करने के समय जो अपराध करते समय जो कानून है, उसी कानून के अकॉर्डिंग उसे सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि जैसे कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसी अपराध के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं दोहरी क्षति, यानी एक ही व्यक्ति को दोहरे अपराध के लिए, यानी एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। तीसरी स्वतंत्रता अपराधियों को यह दी गई है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं या उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य या प्रूफ देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप देखते होंगे, पुलिस द्वारा जबरदस्ती मारपिटाई के माध्यम से कबूल कराया जाता है कि आपने क्राइम किया है नहीं, तो उस व्यक्ति को खुद के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जाकर किसी भी मामले को न्यायालय के सामने जाकर मना कर सकता है कि यह काम मेरे से जबरदस्ती करवाया गया है, या पुलिस के सपोर्ट में या पुलिस के दबाव में मैंने ऐसा बोल दिया था। तो उस व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी के रूप में बाध्य नहीं किया जा सकता। हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, जिसमें कहा गया है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 21 आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसके अंदर सभी प्रकार की लगभग स्वतंत्रता दी गई है जी। यह प्रसिद्ध मामला गोपालन मामले 1950 में न्यायालय ने आर्टिकल 21 के समक्ष रखा था, लेकिन 1978 में आर्टिकल 21 मेनका गांधीवाद, इसके बाद इसमें लगातार जैसे पुट्टा स्वामीवाद, लगातार सुप्रीम कोर्ट के सामने नए नए फैसले इसमें शामिल किए गए। जैसे कि आप देख सकते हैं हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार और निजता का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार और
इच्छा मृत्यु जो अभी जोड़ा गया है, इच्छा मृत्यु, निजता का अधिकार और इंटरनेट का अधिकार। साथ साथ अगर आप देखें वातावरण, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, बोलने का अधिकार और कैदियों की स्वतंत्रता, कुल मिलाकर कहा जाए तो सभी स्वतंत्रता इसी के अंदर समाहित की गई है आर्टिकल 21 में ही। और आर्टिकल 21 में ही आपको आर्टिकल 21 में एक नया मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, जो आर्टिकल 21 का में जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। यह संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसी समय आर्टिकल 51 क्या है, जो आप पढ़ते हैं मूल कर्तव्य में भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई थी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी एक बार फिर अपराधियों को स्वतंत्रता दी गई है। अब किस प्रकार की स्वतंत्रता है तो यह हम देखते हैं। तो हिरासत 2 तरह के होते हैं, पहला दंड निवारक और दूसरा दंड विषयक और दूसरा निवारक। तो हम इन पर बात करते हैं। आर्टिकल 22 के 2 भाग हैं, पहला साधारण कानूनी मामला और दूसरा निवारक हिरासत के मामले में। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 22 का पहला भाग। उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, निम्न अधिकार उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, उसे निम्नलिखित उपलब्ध अधिकार दिए गए हैं। पहला, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, यानी गिरफ्तार करने से पहले उसे वारंट देना होगा, कारण बताओ नोटिस देना होगा। दूसरा, विधि व्यवसाय से परामर्श व प्रतिरक्षा करने का अधिकार, उसे उसके वकील से बात करने की परामर्श देना होगा। मजिस्ट्रेट के सामने या दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के सामने उसे पेश करना होगा। दंडाधिकारी द्वारा अतिरिक्त निरोध दिए गए 24 घंटे के अंदर रिहा का अधिकार, यानी उसे रिहा करने का भी अधिकार दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 के दूसरे भाग में। इसमें उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है जिन्हें दंड कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है या सुरक्षा नागरिक व विदेशी दोनों को उपलब्ध है। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार के व्यक्ति को शामिल किया जाता है। एक व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं हो सकती, ना ही बढ़ाई जा सकती है, जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। यानी इसमें कहा गया है कि इसमें उन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जिन व्यक्तियों के द्वारा बाहर आ जाने से, यानी जेल से बाहर आ जाने से या नज़रबंद के दौरान उन्हें बाहर आ जाने से उनके द्वारा शांति अशांति दंगे फैल जाने का खतरा होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के 3 माह तक गिरफ्तार कर सकती है और 3 माह तक नज़रबंद कर सकती है। निवारक निरोध के आधार पर संबंधित व्यक्तियों को बताया न जाना चाहिए कि हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध में बताया आवश्यक नहीं। यानी निवारक निरोध के आधार पर संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक भी नहीं है, यानी सरकार इसे बताना भी आवश्यक नहीं समझती। अब हम बात करते हैं निरोधक वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन कर सकता है, यानी उसे न्यायालय के सामने अपना प्रतिवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब हम बात करते हैं अगले मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार जो तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम पहले आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 23, जिसमें मानव के साथ दुष्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 23 में कहा गया है मानव के साथ दुर्व्यवहार, बाल श्रम और इसी प्रकार के अन्य बाल श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध। यानी अगर एक नागरिक या गैर नागरिक, दोनों यहाँ पर दोनों पर लागू होता है, या किसी व्यक्ति चाहे न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त, महिला बच्चों की खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति या महिलाओं को किसी वेश्यावृत्ति में शामिल किया जाता है, दासी प्रथा या दास उन्हें बनाया जाता है या उन्हें जबरदस्ती किसी काम पर लगाया जाता है, तो उनके लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। साथ साथ ऐसे बच्चे जो आपको, छोटे बच्चे जो किसी कारखाने में काम करते हैं या किसी कारखानों में काम करते हैं, उन्हें जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, तो उन पर भी रोक लगाई गई है। हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की। इसमें कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है, यानी कि जो बच्चे कारखानों में काम करते हैं उनको रोकने के लिए काम किया गया। आर्टिकल 24 में फैक्ट्री या कारखानों आदि स्थानों पर गतिविधियों पर काम करने वाले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने से प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को नहीं कर सकते। इस कानून को लागू करने के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 में दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ साथ देश के अंदर इस प्रकार के कई कानून बनाए गए हैं, जैसे बाल नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952,
बागान सन अधिनियम 1951, सिगार बीड़ी 1966, इस प्रकार के कानून बनाकर भी सरकार ने समय समय पर बाल श्रम को रोकने का काम किया है। अभी आपको पता होगा कि भारत के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने आंदोलन चलाया था बचपन बचाओ, उन्हें इसी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अब हम बात करते हैं आगे। तो सरकार द्वारा इसके द्वारा बहुत से काम किए जा रहे हैं, जैसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में बालों के अधिकारों से संबंधित है। 2006 में सरकार ने बच्चों को घरेलू काम के रूप में काम करने तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान नियोजन पर रोक लगा दी है। यानी अब 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकर के रूप में काम करने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नियोजन पर भी रोक लगा दी है। जैसे कि आप किसी होटल वगैरह में बच्चों को देखते हैं काम करते हुए, तो उन पर भी रोक लगा दी गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर अगले मौलिक अधिकार की। तो अगला मौलिक अधिकार हमारा दिखाई देगा हमें धार्मिक स्वतंत्रता। और मौलिक अधिकार नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता। और धार्मिक स्वतंत्रता में हम बात करेंगे 25 से लेकर 28 तक की। तो 25 से 28 तक आर्टिकल पर बात करते हैं। तो आर्टिकल 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का अंतकरण, उसकी धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता है। वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसके अंतकरण की स्वतंत्रता के साथ उसे अपने धर्म को मानने का अधिकार है, उसका आचरण करने का अधिकार और उसका प्रसार करने का अधिकार है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की, कि आर्टिकल 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 26 में कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उसके अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, उन धार्मिक संस्थाओं को अपने प्रबंधन मैनेजमेंट की स्वतंत्रता दी गई है। साथ साथ ऐसी संपत्तियों पर विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें स्थावर संपत्ति अर्जन व स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। धर्म के विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। तो ये सभी आर्टिकल 27 में दी गई है। और धर्म की अभिव्यक्ति को करों से स्वतंत्रता प्रदान की गई है आर्टिकल 27 में। तो आर्टिकल 27 में आपको देखना होगा कि आर्टिकल 27 में जितनी भी धार्मिक संस्थानें हैं, उन्हीं सभी धार्मिक संस्थानों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता। उन्हीं सभी धार्मिक संस्थानों को टैक्स से मुक्त रखा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। तो आर्टिकल 28 में राज्य निधि से पूर्ण पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। यानी कि आर्टिकल 27 में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जो भी शिक्षण संस्थान चलाए जाते हैं, उन सभी शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम बात करते हैं आर्टिकल 28 में ही 4 प्रकार के शिक्षण संस्थानों में विभेद करता है। ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह से रख रखाव राज्य करता है, और ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी भी न्यास या न्यास द्वारा के तहत हो रही हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान हो, या ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हो। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। हम बात करते हैं अगले मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार नंबर 5, जिसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं, ये हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 29 यह उपबंध कराता है कि भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिक किसी भी अनुसरण व किसी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। व किसी भी नागरिकों को अपने शिक्षण उनके नागरिकों के लिए संस्थान व उसके सहायता प्राप्त संस्थान, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। यानी कि इसमें कहा गया है कि भारत में रहने वाले नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। साथ साथ उन्हें अपने धर्म, जाति व भाषा के आधार पर किसी प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इसमें यह कंडीशन आर्टिकल 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों व भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यानी कि आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग चाहे तो धार्मिक, भाषाई व निम्नलिखित अधिकार प्रदान कर सकते हैं। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि में शिक्षा संस्थान की स्थापना करना व उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। यानी भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और वह भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की। तो आर्टिकल 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और आर्टिकल 32 जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचार। तो मूल अधिकारों में इसकी हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। और आर्टिकल 32
के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट आर्टिकल 32 के तहत जारी कर सकता है। अब हम बात करते हैं आगे। तो सिंपल सी बात है कि आखिरकार ये चीज़ हमने पढ़ ली कि रिट कितने प्रकार की होती है। सुप्रीम कोर्ट किसी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करता है जिसे रिट कहा जाता है, और ये रिट 5 प्रकार की होती है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। यही हमें बात करने की, अगर सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, तथा 226 के तहत हाई कोर्ट 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अब हम इन्हीं रिटों पर बात करते हैं कि ये रिट किस प्रकार होती हैं। तो हम आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को संशोधन संविधान अन्यथा, यहाँ देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित सेवाएं निलंबित नहीं किया सकता। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित कर सकता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर देश के अंदर अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और उसके साथ आर्टिकल 359 यानी कि 359 को साथ साथ जोड़ दिया जाए तो संविधान के मौलिक अधिकारों को निलंबित स्थगित किया जा सकता है। अब हम यही बात करते हैं आर्टिकल 32 के तहत जो रिट जारी करी जाती हैं उन रिटों के बारे में। तो रिट हमने बात करी थी कि रिट 5 प्रकार की होती है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। तो पहले रिट पर हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करवा सकता है, उसे ही हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्ष यानी संधि विच्छेद करने पर हमें पता लगता है कि प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्ष, बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष किया जाए। तो यह रिट तभी जारी नहीं की सकती, यह रिट जब जारी नहीं की जाती जब हिरासत कानून सम्मत हो, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हो, न्यायालय द्वारा हिरासत में हो या हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। यह रिट यहाँ जारी नहीं होती। हम बात करते हैं अगली रिट जिसे बोलते हैं परमादेश। परम आदेश यानी हम आदेश देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत जो रिट जारी करता है, अगली रिट है परमादेश की हम आदेश देते हैं। तो जब कभी आप देखते होंगे कि डॉक्टर, वकील या नर्सें किसी भी हड़ताल या किसी भी काम को हड़ताल पर जारी रखते हैं, टीचर वगैरह, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबके लिए मान्य होता है और सुप्रीम कोर्ट इसी रिट के तहत अपना आदेश देता है, परम आदेश, कि आप सब कल से काम पर पहुंच जाएं। और इस रिट को कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। परंतु यह रिट किसके खिलाफ जारी नहीं होती ये हम देखते हैं। तो निजी व्यक्तियों के खिलाफ यह जारी नहीं होती, गैर संवैधानिक विभाग के खिलाफ यह जारी नहीं होती, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं है कि इसे जारी किया जा सकते, और राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध भी इसे जारी नहीं किया जा सकता। साथ साथ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी यह रिट जारी नहीं की जाती। अब हम तीसरी रिट पर बात करते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध इसका अर्थ है रोक देना। अगर किसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों या किसी अधिकरण से कोई उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जो रिट जारी की जा सकती है उसे बोलते हैं, उस रिट को प्रतिषेध कहा जाता है। उस रिट को प्रतिषेध कहा जा सकता है। और प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। यानी कि जो प्रतिषेध रिट है यह केवल न्यायिक व अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी की जाती है। अगली रिट पर हम बात करते हैं उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों या लंबित मामलों के स्थानांतरण या सीधे या पत्र द्वारा जारी किए गए न्यायिक क्षेत्र को कमी, कानून की खराबी के आधार पर जारी किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मसला जो किसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में लंबे समय से लंबित हो, तो ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है और उन पर फैसला दे सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेक्षण निवारक और सहायक दोनों तरह का कार्य करता है। ये आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। अब हम आगे बात करते हैं अगली रिट के बारे में जिसे बोलते हैं अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा का मतलब ये है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। तो न्यायालय कभी भी किसी भी व्यक्ति से सार्वजनिक कार्यालय में दायर किसी व्यक्ति से उसकी जाँच कर सकता है और उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। यह उसका न्यायालय का पूछने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं इन रिटों के बाद
अब हम बात करते हैं इनमें भिन्नता कि रिट संबंधी उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में 3 प्रकार से भिन्न है। देखते हैं किस प्रकार का अंतर है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की रिट में। तो हम बात करते हैं उच्च न्यायालय, जहां उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन से रिट जारी करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट केवल आर्टिकल 32 यानी मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय इसके अलावा किसी और अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। पहला अंतर। दूसरे अंतर पर हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध जारी कर सकता है, यानी उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित व्यक्ति और संबंधित राज्य के व्यक्ति या राज्य क्षेत्र के मामले पर ही रिट जारी कर सकता है, दूसरे राज्य से संबंधित हो या उसके खिलाफ जारी कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 32 में और क्या है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में एक मूल अधिकार है, यानी आर्टिकल 32 अपने आप में ही एक मूल अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अपने न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गया फैसला इसके द्वारा नकारा नहीं जा सकता। और दूसरी ओर 226 जो एक मूल अधिकार नहीं है और न्यायिक क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। आर्टिकल 32 मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 226 जो हाईकोर्ट का है वह मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक व गारंटी प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 33 की, तो आर्टिकल 33 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों व पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी व अन्य के मौलिक अधिकारों की युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, यानी कि आर्टिकल 33 में संसद को यह अधिकार है वह चाहे तो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों व खुफिया एजेंसी व अन्य मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार भी सिर्फ संसद को है, न कि विधानमंडल को। यह वाद्य योग नहीं है, यानी कहा गया है कि आर्टिकल 33 में के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार केवल संसद को है, न कि विधानमंडल को। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 34 की, तो आर्टिकल 34 में हमें बताया गया है मार्शल लॉ, सैन्य शासन। तो आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो रहा हो। संसद को इस बात की शक्ति प्रदान है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों को उसके द्वारा किए गए कार्यों की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनः निर्मित को संसद के किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड व अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। यानी संसद चाहे तो मार्शल लॉ वाले कानून में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। जहां सैन्य शासन लगा हो तो वहां मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। हम बात करते हैं मार्शल लॉ का अर्थ सैन्य शासन है, ये आप बेसिक सी जानकारी है, एक बार इसे आप पढ़ लेंगे इसके बारे में। हम बात करते हैं आर्टिकल 35, तो आर्टिकल 35 में केवल ये बात कही गई है कि केवल संसद को विशेष मौलिक अधिकारों पर बनाने का अधिकार है, यानी केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान नहीं किया गया है। संसद चाहे तो कुछ अधिकार ऐसे हैं संसद के पास जो राज्य विधानमंडल के पास नहीं है, और वह संसद चाहे तो उन पर मूल अधिकार को और प्रभावी बना सकती है। जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 16 इसे प्रभावी बनाने के लिए काम कर सकती है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए रिट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय को सशक्त बनाना, इस पर काम कर सकती है। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों पर मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगाना, ये काम भी कर सकती है। और किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों की किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान कर्तव्यपूर्ण क्षतिपूर्ति देना, ये सभी कार्य संसद द्वारा किए जा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम क्लास लेंगे संविधान के भाग 4 DPSP की। तो आई होप बच्चों आप इन चीज़ों को समझे होंगे। एक बार वीडियो को देखें, दोबारा फिर देखें और मौलिक अधिकार को आप अपने अच्छी तरह से रिवाइज करें, इनके नोट्स बनाएं। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे DPSP के बारे में।